सूखे गांव की सच्चाई ने चरम पर थी। सूरजपुर गांव में तीसरे साल भी बारिश नहीं हुई थी। कुएं सूख चुके थे, खेत बंजर पड़े थे और मवेशी पानी की एक एक बूंद के लिए तरस रहे थे। हर सुबह औरतें मीलों दूर से घड़े भरकर लातीं और हर शाम गांव की पंचायत में बस एक ही चर्चा होती, पानी कहाँ से लाएं। गांव के सरपंच थे ठाकुर बलदेव सिंह। बरसों से गांव की बागडोर उन्हीं के हाथ में थी। उनका बेटा करण हाल ही में शहर से इंजीनियरिंग की पढ़ाई करके लौटा था। हर बात में वह आधुनिक तरीके और साइंस की दुहाई देता। एक शाम करण अपने पिता के पास दौड़ता है। बापू, मैंने बड़ी बात कर ली है। शहर की एक नामी कंपनी से बात हुई है। वो पूरे गांव के लिए गहरी बोरिंग करेंगे। जमीन के 300 फीट नीचे तक पानी निकालेंगे। बस सरकार से 15 लाख की ग्रांट मंजूर करवानी है। वाह बेटा, यही तो चाहिए था हमें। कल ही सभा बुलाओ, पूरे गांव को बताओ। गांव में एक साधारण किसान रहता था, मोहन। उसके पास न बड़ी डिग्री थी, न बड़ी जमीन, पर वह हमेशा खेतों की मेड़ों, पुराने रास्तों और मिट्टी के ढलानों को गौर से देखता रहता। बड़े बूढ़े कहते थे कि मोहन के दादाजी कभी गांव के सबसे बड़े पानी के जानकार हुआ करते थे। अगले दिन जब सभा हुई, करण ने बड़े जोश से अपनी योजना का नक्शा दिखाया। रंग बिरंगे कागज, चमकती मशीनों की तस्वीरें। गांव वाले तालियां बजाने लगे। वाह करण बाबू, क्या बात है। अब हमारे बच्चों को पानी के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। पर मोहन चुपचाप एक कोने में खड़ा सुनता रहा। उसके चेहरे पर न खुशी थी, न विरोध, बस एक उलझन। सभा के बाद रामदीन काका, जो गांव के सबसे बुजुर्ग आदमी थे, मोहन के पास आए। क्या सोच रहा है बेटा? कुछ बोला क्यों नहीं सभा में? काका, कुछ ठीक नहीं लग रहा। इतनी गहरी बोरिंग से जो पानी निकलेगा वो हमेशा मीठा नहीं रहता। मैंने अपने दादाजी से सुना था, बहुत गहराई का पानी अक्सर खारा निकलता है या कुछ सालों में जमीन के नीचे की परतें बदलने लगती हैं। तो फिर तू सभा में बोला क्यों नहीं? मुझे पक्का सबूत चाहिए काका, सिर्फ शक से कोई किसी की बात नहीं काटता। उसी रात करण अकेले में मोहन के घर पहुंचा, हाथ में मिठाई का डिब्बा लाया। मोहन, आप ही अकेले हैं जो सभा में कुछ नहीं बोले। मुझे पता है आप शक कर रहे हैं, पर विश्वास कीजिए, यह योजना गांव के लिए बहुत अच्छी है। मुझे बस ये समझ नहीं आया करण बाबू कि इतने गहरे बोरिंग की सच में जरूरत है या कोई और वजह है। करण की मुस्कान थोड़ी फीकी पड़ गई। और क्या आप बहुत सोचते हैं? देखिए, अगर आप गांव वालों को हमारे साथ चलने के लिए राजी कर लें, तो कंपनी की तरफ से आपको भी अच्छा हिस्सा मिलेगा, अच्छा खासा पैसा। मुझे किसी हिस्से की जरूरत नहीं करण बाबू। मुझे बस अपना गांव पानी से भरा देखना है, हमेशा के लिए, न कि कुछ महीनों के लिए। करण का चेहरा सख्त हो गया। आप बहुत भोले हैं। पुराने तरीके अब काम नहीं करते। यह वैज्ञानिक युग है। इतना कहकर वह उठकर तेजी से चला गया, पर जाते वक्त दरवाजे की चौखट से टकराकर उसकी जेब से मोबाइल फोन गिर गया, जो अंधेरे में घास में जा छिपा। करण को इसका पता ही नहीं चला। मोहन ने फोन उठाया, यह सोचकर कि सुबह लौटा देगा, पर रात को अचानक फोन की स्क्रीन जल उठी। कोई पुराना रिकॉर्ड किया हुआ ऑडियो अपने आप चलने लगा। ये करण की आवाज थी, किसी दोस्त से बात करते हुए। अरे यार, टेंशन मत ले। बोरिंग का पानी शुरू में तो एकदम सही चलेगा, पर 6-7 महीने में खारा होना शुरू हो जाएगा। पर तब तक तो ग्रांट का पैसा हमारी जेब में आ चुका होगा। कंपनी को कमीशन देकर बाकी सब बापू और मैं बांट लेंगे। मोहन की सांसें रुक गईं। ये तो जैसा उसने सोचा था, उससे भी बुरा था। पूरे गांव के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा था। अगली सुबह मोहन सीधे रामदीन काका के पास गया और सब कुछ बताया। दोनों ने मिलकर एक योजना बनाई। सिर्फ फोन दिखाकर बात करने से कोई फायदा नहीं था। करण साफ मुकर सकता था। कुछ ठोस चाहिए था, जो पूरे गांव के सामने सच साबित हो। रामदीन काका ने कहा, बेटा, तेरे दादाजी ने एक बार मुझे पहाड़ी के पीछे एक पुरानी बावड़ी दिखाई थी। बरसों पहले पूरा गांव उसी से पानी लेता था। अंग्रेजों के जमाने से पहले की बनी है वो। शायद अब भी वहां कुछ हो। मोहन और रामदीन काका उसी दिन पहाड़ी की तरफ निकल पड़े। घंटों चलने के बाद झाड़ियों और जंगली घास के बीच उन्हें एक पुरानी मिट्टी और पत्थरों से अटी हुई बावड़ी मिली। सालों की उपेक्षा से वह लगभग दब चुकी थी, पर उसकी दीवारों में अब भी नमी थी। काका देखिए, यहाँ अब भी सीलन है, इसका मतलब नीचे पानी का स्रोत अब भी जिंदा है।
अगले 10 दिनों तक मोहन और कुछ भरोसेमंद गांव वालों ने चुपचाप बिना शोर मचाए बावड़ी की सफाई शुरू कर दी। मिट्टी हटाई, पुराने पत्थर के रास्ते खोजे और धीरे धीरे बावड़ी की तलहटी में साफ पानी झिलमिलाने लगा। इसी बीच गांव में बड़ी सभा की तारीख नजदीक आ गई, जिसमें ग्रांट को अंतिम मंजूरी दी जानी थी। करण अपनी शानदार प्रस्तुति के साथ तैयार था। सरकारी अफसर भी सभा में आने वाले थे। सभा वाले दिन पूरा गांव इकट्ठा हुआ। करण ने बड़े गर्व से अपना नक्शा और मशीनों की तस्वीरें दिखाईं। ये देखिए, आधुनिक तकनीक। 1 महीने में पानी आपके दरवाजे तक पहुंचेगा। गांव वाले फिर तालियां बजाने लगे। तभी मोहन आगे आया। उसके हाथ में न कोई नक्शा था, न कोई मशीन की तस्वीर, बल्कि एक मिट्टी से सना हुआ जग था, जिसमें साफ पानी भरा था। अरे मोहन, ये क्या है भला? पानी के जग से गांव नहीं भरेगा। कुछ लोग हंसने लगे। अगर आप सब मेरे साथ पहाड़ी तक चलें तो दिखाता हूँ। उत्सुकतावश पूरा गांव सरकारी अफसरों समेत मोहन के पीछे पीछे पहाड़ी की तलहटी तक पहुंचा। वहां का नजारा देखकर सब हैरान रह गए। वही बावड़ी जो कुछ दिन पहले तक मिट्टी में दबी थी, अब साफ पानी से लबालब भरी थी। ये हमारे पूर्वजों की बनाई बावड़ी है। सैकड़ों सालों से ये बारिश और भूमिगत जल को इकट्ठा करती रही है। हमने इसे भुला दिया और मिट्टी में दबने दिया। बस थोड़ी मेहनत और सफाई से ये फिर से जिंदा हो गई। इसमें न बिजली का खर्च है, न पानी के खारे होने का डर। अरे वाह, हमने तो इसके बारे में सोचा ही नहीं था। करण गुस्से से आगे बढ़ा। यह कोई हल नहीं है। एक छोटी बावड़ी से पूरे गांव को पानी नहीं मिल सकता। हमें बड़ी बोरिंग चाहिए, आधुनिक व्यवस्था चाहिए। शायद तुम सही हो करण बाबू, मोहन ने शांत आवाज में कहा। पर अगर यह इतना ही बेहतर विकल्प है तो फिर ये क्यों छुपाया गया कि तुम्हारी बोरिंग का पानी 6 महीने में खारा हो जाएगा? करण का चेहरा सफेद पड़ गया। यह तुम्हें किसने बताया? यह झूठ है। मोहन ने जेब से फोन निकाला और वह रिकॉर्डिंग सबके सामने बजा दी। सन्नाटा छा गया। हर कोई करण की अपनी आवाज सुनकर स्तब्ध रह गया। यह किसी और की साजिश है। यह फोन मेरा नहीं। ये तुम्हारा ही फोन है करण बाबू, जो उस रात तुमसे मेरे घर के बाहर गिर गया था। सरकारी अफसर ने गंभीरता से फोन मांगकर रिकॉर्डिंग दोबारा सुनी और सिर हिलाया। यह गंभीर मामला है। ग्रांट की मंजूरी तुरंत रोकी जाती है और इसकी जांच होगी। ठाकुर बलदेव का चेहरा शर्म से झुक गया। पूरे गांव के सामने उनकी इज्जत मिट्टी में मिल गई थी। करण, तुमने यह क्या किया? मेरी पगड़ी उछाल दी तुमने। गांव वाले गुस्से में आगे बढ़े। इन्हें गांव से बाहर निकालो। हमारे साथ धोखा किया इन्होंने। मोहन ने हाथ उठाकर सबको रोका। रुकिए, इन्हें भगाने से गांव का भला नहीं होगा। ये कहीं और जाकर किसी और गांव को धोखा देंगे। इनके पास पैसा है, ताकत है। बेहतर होगा कि यही सब गांव की भलाई में लगे। तो क्या करें बताओ मोहन भाई? करण बाबू और सरपंच जी, आप दोनों जो पैसा इस झूठी योजना के लिए जमा कर चुके हैं, वह गांव की बावड़ियों और पुराने तालाबों की मरम्मत में लगाइए और खुद भी अपने हाथों से मेहनत कीजिए। तभी पता चलेगा पानी की असली कीमत क्या होती है। बलदेव ने सिर झुकाकर हामी भरी। करण कुछ पल चुप रहा, फिर धीरे से बोला। अगले ही हफ्ते से पूरा गांव मिलकर पुरानी बावड़ी और आसपास के 3 और चौहड़ों की सफाई में जुट गया। करण ने भी खुद फावड़ा और गैंती उठाई, धूप में पसीना बहाया। धीरे धीरे उसका घमंड भी पिघलने लगा। महीने भर के भीतर बावड़ी और जोहड़ों में साफ पानी लहराने लगा। खेतों में हरियाली लौट आई। मवेशी फिर से खुलकर पानी पीने लगे। एक शाम रामदीन काका ने मोहन के कंधे पर हाथ रखा। बेटा, तूने वो कर दिखाया जो बड़ी बड़ी मशीनें नहीं कर पाईं। मोहन मुस्कुराया। ये काका, मैंने कुछ नया नहीं किया, बस वही याद दिलाया जो हमारे बुजुर्ग पहले से जानते थे। गांव में अब मोहन का नाम आदर से लिया जाने लगा। कुछ लोग तो उसे अगला सरपंच बनाने की बात भी करने लगे। पर मोहन के लिए सबसे बड़ी जीत यही थी कि उसके गांव के कुएं फिर से भर गए थे और आने वाली पीढ़ियों के लिए पानी की चिंता दूर हो गई थी कहानी की